बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे, उनके मैसेज के बारे में, उनके चार्जेस के बारे में और किस तरह आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसी कंपाउंड या किसी एटम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले चूँकि चैप्टर 5 का ये लेक्चर है तो चैप्टर 5 में पेज 124 बुक का, या शायद न्यू बुक में आगे पीछे भी हो जाए एक पेज, वहाँ पे एक टेबल मौजूद है जिसमें प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। प्रॉपर्टी से मुराद इनका मैस होगा, इनका चार्ज होगा, रिलेटिव मैस होगा। आपने तमाम वैल्यूज़ याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये 3 किस्म के पार्टिकल 3 किस्म का बिहेवियर शो करते हैं। अगर आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारें तो वो रेज़ जो सीधी गुजर जाती हैं वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल की वजह से इन्हें नाम पड़ा, ये न्यूट्रल होते हैं। कैथोड रेज़ जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ही मूव करना शुरू करते हैं कैथोड रेज़ बन जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी और सैलाब। पानी खड़ा है, पानी कहलाएगा, बह के आएगा, सैलाब बन जाएगा या दरिया बन जाएगा। इसी तरह कैथोड रेज़ अगर इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर दें तो वो कैथोड रेज़ बन जाती हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर दायरे में मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो कैथोड रेज़ हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब मुड़ जाती हैं और पॉजिटिव रेज़ हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की जानिब मुड़ जाती हैं, लेकिन इनके मुड़ने के अंदाज में भी फ़र्क है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है प्रोटॉन के मैस के मुकाबले में, और जो चीज़ हल्की होती है वो हमेशा तेज़ी से मुड़ती है। मतलब एक साइकिल है, वो एक तेज़ी से मोड़ काटेगी, और एक बहुत बड़ा ट्रक है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ेगा। यही चीज़ कैथोड रेज़ के बारे में, क्योंकि उनका मैस कम है, वो तेज़ी से एक शार्प टर्न लेती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रेज़ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मुड़ती हैं। ठीक हो गया। तो यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट होता है जो प्रीवियस पेपर्स में आया भी हुआ है। इफ़ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज़ इज़ अल्फ़ा वाइल दैट ऑफ पॉजिटिव रेज़ इज़ बीटा। कैथोड रेज़ का एंगल अल्फ़ा है, पॉजिटिव रेज़ का एंगल बीटा है, हमने वही कंसिडर किया है। विच इज़ करेक्ट? अल्फ़ा लेस दैन बीटा, अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, या अल्फ़ा नॉट इक्वल स्लाइटली इक्वल टू बीटा। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि अल्फ़ा वाला एंगल शार्प है, तेज़ी से हो रहा है, और जो शार्प एंगल होता है हमेशा बड़ा होता है। बीटा वाला आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तो ये कम होगा। अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, किसी भी एटम में जब आप फंडामेंटल पार्टिकल चेंज करते हैं तो उसके बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आता है। आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन चेंज करें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन चेंज करने पे क्या होगा? वो एटम आयन में तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है सोडियम, इसका नंबर होता है 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। आपने जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन निकाला, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, ये आयन बन गया। क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन बन गए, इस पर नेगेटिव आ गए। तो किसी भी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कम करेंगे केटाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे एनाइन बनेगा। किसी भी एटम में अगर न्यूट्रॉन चेंज करें तो उस पर क्या फ़र्क आता है? तो न्यूट्रॉन चेंज करने पर वो एटम क्या बन जाएगा? आइसोटोप में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0, ड्यूटियम में 1 और ट्रिटियम में 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने से वो आइसोटोप बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, एलिमेंट वही रहा, आयन में कन्वर्ट हो गया। न्यूट्रॉन चेंज हुए, एलिमेंट वही रहा, आइसोटोप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन प्रोटॉन चेंज होने पे एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है सोडियम, इसके पास 11 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 11। आपने इसमें एक प्रोटॉन का जैसे ही इजाफा किया, अब वो सोडियम नहीं रहेगा, वो एक नए एटम में चेंज हो गया, मैग्नीशियम। आपने मामूली सा प्रोटॉन ही तो चेंज किया है। तो प्रोटॉन चेंज होने से एटम चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो प्रोटॉन का नंबर है ये सबसे अहम खूबी है किसी भी एटम की। प्रोटॉन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रोटॉन का नंबर है इसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर एटम की सबसे अहम खूबी है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जैसे ही चेंज करेंगे एटम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया।
अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक साथ चेंज कर दें, एटम वही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा ना। हाँ, आइसोटोप में ज़रूर चेंज होगा। मिसाल के तौर पर कार्बन है, ये था 612, आपने इसका न्यूट्रॉन चेंज किया 613, आपने फिर न्यूट्रॉन चेंज किया 614, इन तीनों में न्यूट्रॉन चेंज है। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, अभी तक तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन है 666, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन चेंज करना चाहते हैं, इस पर चार्ज लें +1 ले आएँ, इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 5 रह जाएंगे, इस पर +2 या +1 ले आएँ, इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 5 रह जाएंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन चेंज करेंगे, एटम वही रहेगा, आइसोटोप में कन्वर्ट होगा और ये आयन बना देगा। अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज करें, भाई प्रोटॉन जब भी चेंज होंगे, एटम लाजमी तौर पे चेंज होगा। तो जैसे ही आप उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज करेंगे, अब एटम जो है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कार्बन है 612, नाइट्रोजन है 714, आप देखें इनके प्रोटॉन में फ़र्क है 6 और 7, इनके न्यूट्रॉन में भी फ़र्क है 6 और 7, तो एटम चेंज हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज होने से। असल में प्रोटॉन चेंज होने से एटम चेंज होते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, तमाम एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे दिस रूल, ये जो अभी हमने रूल ऊपर पढ़ा है या बात पढ़ी है, कौन सा एटम इसे ओबे नहीं करता? नाइट्रोजन, भाई क्यों नहीं ओबे करता? इसमें प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं। ऑक्सीजन ओबे करता है, 3 पार्टिकल हैं इसमें, 3 किस्म के। लिथियम ओबे करता है, 3 किस्म के पार्टिकल हैं। ये हाइड्रोजन इस बात को ओबे नहीं करता, क्यों? हाइड्रोजन में 3 किस्म के पार्टिकल नहीं हैं, बल्कि हाइड्रोजन में 2 किस्म के पार्टिकल हैं। इसमें प्रोटॉन एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, और इसमें न्यूट्रॉन 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये वाहिद हाइड्रोजन है जो कि न्यूट्रॉन नहीं रखता। अब स्टूडेंट देखिएगा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी भी केमिकल स्पीशीज से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बहुत सी एग्जांपल से ये चीज़ सीखेंगे। हमारे पास है फास्फोरस नंबर 15, मैच 31। तो क्या ये नंबर और मैसेज आपने याद करने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले 18 एलिमेंट्स के आपने याद करने हैं। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? भाई हाइड्रोजन से लेके आर्गॉन तक, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर और मैसेज आपके पास होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फास्फोरस है 15, 31। सबसे पहले जो आपने इसमें कैलकुलेट करना है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और कैसे कैलकुलेट करने हैं। आपने जो एटॉमिक नंबर है वही लिख देना है, ठीक है। ये भी फास्फोरस 15 है। हर एलिमेंट का मखसूस होता है, चेंज हो ही नहीं सकता। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसके प्रोटॉन 12। सल्फर के मेंशन है एटॉमिक नंबर 16, सल्फर एटॉमिक नंबर मेंशन है 16। क्लोरीन मेंशन है 17, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये आपने सबसे पहले निकाला करनी है। इसके बाद आप कोशिश किया करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, क्योंकि प्रोटॉन से ही आपने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। अगर वो केमिकल न्यूट्रल है तो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर लिख देने हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, 3 माइनस मीन इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इसके पास 15 होने चाहिए थे, 3 इसने गेन किए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। 2 प्लस मीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, 12 होने चाहिए थे, कितने बचे? 10। न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। 4 माइनस मीन 16 थे, 4 गेन किए, 20। 1 माइनस मीन 17 थे, ए गेन किया 18, और ये न्यूट्रल है तो 14 ही इसके हुए इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने कैसे निकालने हैं? ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली माइनस करते जाएं। 31 माइनस 15 दैट इज 16। इसमें भी चार्ज से न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 16 ही आएंगे। इसमें 24 होता है इसका मैथ। 24 माइनस 12, 12। 32 माइनस 16, 16। तो इसमें वही 32 और 16 है, तो ये 16, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूट्रॉन पे। 35 माइनस 17, 18 आ जाएंगे, और ये 28 इसका मैथ होता है। 28 माइनस 14, ये 14 आ गया, ठीक हो गया। तो ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं पहले 18 एलिमेंट में से ही हैं। आपको 18 एलिमेंट्स के मैथ और नंबर पे ग्रिप होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। एन एलिमेंट है 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। एक एलिमेंट के पास 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है।
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इफ इट एग्जिस्ट एज डाई पॉजिटिव आइन, अगर वो डाई पॉजिटिव आइन हो। डाई पॉजिटिव आइन मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को। तो पहले तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 दे दिए। इसका मतलब क्या है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे। ठीक है। द मैस नंबर ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का जो मैस नंबर होता है ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से हमेशा कम होता है। यहाँ देखें हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं, मैस ज़्यादा है नंबर कम है, तो मैस ज़्यादा है नंबर कम है। दूसरा ऑप्शन ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, ये ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर ये बज़ाहिर ठीक लग रही है, ये मैस नंबर हमेशा ज़्यादा लग रहा है एटॉमिक नंबर से, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे ना। ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, भाई मैस नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर तो नहीं है। इक्वल और मोर देन एटॉमिक नंबर, इसका डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखें एक वाहिद एग्जांपल है जो ये डेल्टा ऑप्शन को ठीक बनाती है, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका मैस नंबर क्या है 1। इक्वल और मोर देन एटॉमिक नंबर, तो मैस नंबर या तो ज्यादा होगा, हर एग्जांपल में ज्यादा है, या इक्वल भी हो सकता है। आगे बात समझ। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें हर स्टेटमेंट को बगौर पढ़ना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। 99% ये बात ठीक होगी, 99% ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, मैस नंबर हमेशा ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर से। लेकिन एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें ये वाली बात ठीक है, तो ये वाली बिल्कुल एक्यूरेट, आपने डेल्टा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट हैज 10 इलेक्ट्रॉन एंड डाई नेगेटिव फॉर्म। एक एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन है और डाई नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, डाई नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 इसने किसी से ले लिए हैं। इसके अपने कितने थे 8 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, तो 8 ही प्रोटॉन होंगे ना जब ये न्यूट्रल होगा। 8 प्रोटॉन किस में होते हैं, ऑक्सीजन में, तो ये इसका ऑक्सीजन आ गया। स्टूडेंट अगर आपको जो स्पीशीज गिवन दी जाए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई कंपाउंड हो या कोई रेडिकल हो जिसमें कई एटम हो, तो आप उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपने सबसे पहले हर एटम को सेपरेट कर लेना है दूसरे से। PO4 P आपने अलहदा कर लिए, 4 ऑक्सीजन अलहदा कर लिए। ठीक है, अब आपने इनके नंबर और मैसेज उनके ऊपर लिख देने हैं। तो पहले 18 एलिमेंट के आपको याद होंगे, 8 16। तो अब आप इनके प्रोटॉन निकालिए। फास्फोरस के प्रोटॉन कितने बने 15 प्लस ऑक्सीजन के कितने बने 8। एक ऑक्सीजन के 8 तो 4 हैं 32, तो ये 15 और 32 47 प्रोटॉन है। ठीक हो गया। इसमें एक नया अंदाज भी है, अगर आपको ऐसे ही मुश्किल लगता है तो P ऐसे लिखिए, ऑक्सीजन 4 बार ऐसे लिख दीजिए PO4 में। तो अब आप फास्फोरस के प्रोटॉन 15 है, ऑक्सीजन के 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 32 एंड 15 47। ठीक हो गया। जब आप इनके प्रोटॉन निकाल चुके हैं तो अब आपने इनके इलेक्ट्रॉन निकालने। कैसे, 47 प्रोटॉन है, 47 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 3 माइनस मीन 3 गेन किए और ये हो गए 50। अब आप इसके न्यूट्रॉन निकाल लें। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली। फास्फोरस में है 16 प्लस ऑक्सीजन 1 हो तो उसमें 8 होते हैं, 4 ऑक्सीजन होंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 32 एंड 16 दैट इज इक्वल टू 48। ठीक हो गया। सेकंड देखें, H2O7। H2O7 मीन्स आपने सल्फर को 2 बार लिखना है और ऑक्सीजन को 7 टाइम्स ऐसे कर दें। सल्फर का होता है 16 32, ऑक्सीजन का 8 16। अब प्रोटॉन निकाल लेते हैं। इसमें 16 प्लस इसमें 16 और इसमें 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 है ना प्रोटॉन, 56 प्लस 32 ये हो जाएगा 8 एंड 8 88। इसमें प्रोटॉन आ गए। जब 88 प्रोटॉन आ गए तो अब आप इसके इलेक्ट्रॉन निकालें, चूँकि न्यूट्रल है 80 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप इसके न्यूट्रॉन निकालिए। सल्फर में 16 प्लस 16 और इसमें भी 8 बराबर ही आएंगे, तो 80 इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 अभी निकाल लेते हैं, S एंड 4 ऑक्सीजन। S का प्रोटॉन है 16, ऑक्सीजन के 8
ये 48 आ गए इसमें। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 माइनस मीन 2 गेन किए 50, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, सल्फर के भी 16 और इसके भी 8, 48 ही होंगे। तो ये अक्सर एग्जाम्पल में ना ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर आ रहे हैं, ये हमेशा नहीं होता। इस वाले में देखें बराबर नहीं, आपने कैलकुलेट करने हैं, ये नहीं कि बराबर यहाँ से लगा दें। MgCO3 में आपने हर एटम को सेपरेट किया, Mg, C एंड 3 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का होता है 12 नंबर 24 में, कार्बन का 6 12, ऑक्सीजन का आप जानते हैं 8 16। तो प्रोटॉन इसमें 12, इसमें 6, इसमें 8, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 एंड 6 20 30 42 आ जाएगा इसका आंसर। इसके आप निकाल सकते हैं, पहले न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं क्योंकि फिर हमने रेस कर देना है। 24 में 12 निकाले 12, इसमें 6 और इसमें 8 बराबर ही आएंगे, 42 ही इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इत्तेफाक से हर चीज़ बराबर आ रही है। Al2O3 एल्यूमिनियम को आपने अलहदा किया, 2 एल्यूमिनियम है 2 ऐसे लिख लें, 3 ऑक्सीजन है 3 ऐसे लिख लें। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, मैस होता है 27। तो 13 इसमें प्रोटॉन है, एक एल्यूमिनियम में 2 में हो जाएंगे 26, और ऑक्सीजन में प्रोटॉन होते हैं 8, 26 प्लस 24 ये बनेगा 50। Al2O3 में 50 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने 50 ही क्योंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन निकाल लें 27 माइनस 13 14, 14 न्यूट्रॉन एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 28 प्लस 24 ये आएगा 52। ठीक हो गया। NO2 में आप नाइट्रोजन को लिखिए और 2 ऑक्सीजन को लिखिए। नाइट्रोजन के प्रोटॉन 7, ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8, 16 एंड 7 23, इसमें आए 23 प्रोटॉन, 23 ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन देख लें 14 में 7 नंबर, तो 7 न्यूट्रॉन प्लस 2, ऑक्सीजन के 8 न्यूट्रॉन, 16 एंड 7 23 इसमें आ गए न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन Zn2+। अब उन्होंने कंबाइन दोनों चीज़ें पूछ ली, आपने इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं और न्यूट्रॉन भी निकालने हैं। एटॉमिक नंबर गिवन दे दिया, मैस नंबर भी गिवन दे दिया क्योंकि वो 18 से अबव है। तो आप देखें हमने निकालने हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। Zn है और नंबर उसका गिवन है 30 और मैस उसका गिवन है 70। तो इसमें प्रोटॉन बन गए 30, इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 30 होने चाहिए। Zn2+ मीन्स 2 उसने लूज कर दिए 28, और न्यूट्रॉन कितने 70 माइनस 30 14, तो 28 इलेक्ट्रॉन। तरतीब में बताना है, इलेक्ट्रॉन का पहले जिक्र है 28 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का बाद में जिक्र है 40 न्यूट्रॉन, 28 एंड 40 ये वाला इसका ऑप्शन ठीक था, राइट। स्टूडेंट अब देखिएगा जो फिज़िक्स में थ्योरीज़ होती हैं ना, इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक क्लासिकल थ्योरीज़ है, इस क्लासिकल थ्योरीज़ में न्यूटन का वर्क है, मैक्सवेल थ्योरी है, जो ये कहती है एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो एनर्जी मुसलसल एमिट करेगा। चार्ज पार्टिकल कौन सा मूव कर रहा है, हमारे केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन ही है ना चार्ज पार्टिकल जो मूव किए जा रहा है। मस्ट एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, उसे मुसलसल एनर्जी एमिट करनी चाहिए। अब उसे मुसलसल एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और चूँकि रदरफोर्ड का जो काम है वो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक था, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे शुरू में लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, वो मैक्सवेल थ्योरी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है उसकी एनर्जी मुसलसल एमिट होनी चाहिए। अब जो मॉडर्न थ्योरीज हैं इस चैप्टर में मेंशन है, उसमें 2 हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रोगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। नो डाउट ये ऐसे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन इनके बेसिक हमने सीखने हैं जो 5 से 10 मिनट का काम है। तो बेसिक सीखना चाहिए आपको हर चीज़ के, तो वही बड़े काम आएंगे आपके। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट में क्या कोरिलेशन है, क्या चीज़ें एक जैसी हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, ये देखें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। प्लांक्स ने कहा कोई भी एनर्जी है, चाहे वो लाइट हो या साउंड एनर्जी है, कोई और किस्म की एनर्जी है,
ये हमेशा दो सूरत में मौजूद हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है, या तो वेव की शक्ल में या पार्टिकल की शक्ल में। इससे पहले क्लासिकल थ्योरी एनर्जी को वेव समझती थी, एनर्जी कंटिन्यूस है मतलब वेव है, क्योंकि वेव मुसलसल होती है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी वेव भी है, एट द सेम टाइम एनर्जी छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में मूव करती है। ये जो टुकड़े होते हैं ना एनर्जी के, इन्हें वेव पैकेट बोलते हैं, इन्हीं को क्वांटम बोलते हैं, इसलिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी टुकड़ों का नजरिया। अगर आप लाइट की बात करेंगे इन्हीं को फोटोन बोलते हैं। पहली बात, इक्वेशन बनाई E=h/nu। असल में इक्वेशन ये थी कि एनर्जी किसी भी लाइट की या किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट होती है। ये बेसिक इसका पहला कॉन्सेप्ट। इसमें फिर कांस्टेंट एच लगाया, प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा 6.6 × 10⁻⁻34। यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनी, नियो की जगह C/λ लगा दिया, क्योंकि नियो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है C/λ। तो h C/λ बन गया। जो 1/λ होता है वेव नंबर होता है, h c वैसे h c और वेव नंबर आ गया, h और c वैसे, और ये 1/λ की जगह वेव नंबर, h c वेव नंबर। तो तीन इक्वेशन क्या साबित कर रही हैं? एनर्जी डायरेक्ट है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी इनवर्स है वेवलेंथ के, एनर्जी डायरेक्ट है वेव नंबर के। तो किसी भी एनर्जी का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर से ताल्लुक जोड़ सकते हैं इस अंदाज में। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लांक्स का कॉन्सेप्ट था एनर्जी ड्यूअल नेचर रखती है। डी ब्रोगली ने कहा कोई भी मैटर है, तमाम मटेरियल पार्टिकल में वेव की खूबियां भी होती हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि कोई भी मैटर हो, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, हमें पार्टिकल की नेचर भी है, हमारा मैस भी है, एट द सेम टाइम हमें वेव की खूबियां भी हैं अगर हम मूव करना शुरू कर दें। इसने अपनी बात को साबित करने के लिए उस वक्त की दो इक्वेशन इस्तेमाल की, E=h/nu प्लांक्स थ्योरी आज ही हमने पढ़ी, E=mc²। ये आइंस्टाइन की थ्योरी बड़ी फेमस है, और उसकी इक्वेशन दोनों एनर्जी के बराबर, दोनों आपस में बराबर कर दिया, h/nu=mc²। ये न्यू होता है C/λ, अभी हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया न्यू की जगह C/λ, mc² को ऐसे लिख देते हैं, c को दो बार, ताकि एक बार इसे कैंसिल हो जाए। h/λ=mc, आप लैम्डा उस साइड पे ले जाइए, h इस साइड पे, mc इस साइड पे, h/mc=λ, या आप लैम्डा h/mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, आप इसकी जगह पार्टिकल किसी की भी वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ और मोमेंटम एक इक्वेशन में आ गए। इससे पहले वेवलेंथ और मोमेंटम कभी एक इक्वेशन में नहीं आए थे, क्योंकि वेवलेंथ खूबी है वेव की और मोमेंटम खूबी है पार्टिकल की। तो डी ब्रोगली ने साबित किया कि एक इक्वेशन में वेवलेंथ और मोमेंटम का आना साबित कर रहा है कि वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जो पार्टिकल जैसा ज़्यादा होगा वो वेव जैसा कम हो जाएगा, और जो वेव जैसा ज़्यादा होगा वो पार्टिकल जैसा कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट खासकर ज़्यादा एप्लीकेबल है स्मॉलर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पर, और बड़े पार्टिकल पर ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कार है, ट्रेन है, इंसान है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट, अभी हमने जो फार्मूले डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखिएगा। अ बॉल हैविंग मैस 6.62 ग्राम्स एंड स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो आपको मैस दिया गया है, स्पीड दी गई है। जब भी आपको मैस दिया जाए और वेलोसिटी v दिया जाए और वेवलेंथ पूछी जाए, आपने ये फार्मूला लगाना है, λ=h/mv। इसमें लैम्डा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वेवलेंथ, h प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपने खुद याद करनी है 6.62 10⁻⁻34। मैस आपको गिवन दिया है 6.62, लेकिन आपने इसे हमेशा किलोग्राम में पुट करना है, तो ये -3 किलोग्राम हो जाएगा। इस फार्मूले में हमेशा मैस किलोग्राम में पुट करना है। वेलोसिटी आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 6.62 इससे कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻34 ये +3 हो जाएगा। 1/5 10⁻31 या 0.2 10⁻31, ये इसकी वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ का जो यूनिट आपने लगाना है वो मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी
अब क्या आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, इट्स वेवलेंथ विल बी, जब भी फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालनी हो तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये 2 से 3 बार यूज़ किए जब डेरिवेशन किए। न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा है, आपने चूँकि वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू। सी की वैल्यू आपने कांस्टेंट याद रखनी है 3 10⁸ और ये जो फ्रीक्वेंसी है 1.5 10⁸, ये 8 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ फोटोन हैविंग वेव लेंथ 100 नैनोमीटर फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब के वेव लेंथ दी है तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, यही फार्मूला जो अभी हमने लगाया है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, यही आप यूज़ कीजिएगा। सी है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो वेवलेंथ है ये आपने हमेशा मीटर में पुट करनी है, नैनोमीटर है 100, 10⁻⁹ मीटर होता है, तो 3/100 ये वैसे ही आप लिख दीजिएगा, 10⁻, ये 8 और ये माइनस साइन ऊपर जाके 9 हो जाएगा। तो इसका जो भी आंसर है आप लिख लीजिएगा, ये इसका फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोटोन हैविंग वेव नंबर 10⁻8 पर मीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो ऊपर वाला ही फार्मूला सी न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, सी 1 ओवर लैम्डा होता है वेव नंबर, तो न्यू इज इक्वल टू सी वेव नंबर। वेव नंबर आपको गिवन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, सी की वैल्यू 3 10⁸ और ये वेव नंबर 10⁻⁻8, ये बनेगा 3। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। ठीक हो गया। आज स्टूडेंट्स हम 2 एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि इस चैप्टर में जो एटॉमिक मॉडल यूज़ हुए हैं, सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो मुसलसल एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी होती ही मुसलसल है क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक। रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी को बेस बनाकर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जो बोहर का काम है वो क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर है, और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी है ये गैर मुसलसल भी हो सकती है, पार्टिकल की शक्ल में भी हो सकती है। एनर्जी का एमिट होना या एब्जॉर्ब होना एक मुसलसल अमल नहीं है। रदरफोर्ड का जितना भी एक्सपेरिमेंट है उसके बाद जो रिजल्ट है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया, बोहर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन खास दायरों में गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उन्हें ऑर्बिट कहते हैं, और वो क्वांटाइज्ड एनर्जी रखते हैं, हर दायरे की मखसूस एनर्जी है। रदरफोर्ड का जितना भी एक्सपेरिमेंट है आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, वो वही है जो आपने 9th में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में दोबारा भी पढ़ा। 0.00004 सेंटीमीटर गोल्ड फॉइल यूज़ किया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम यूज़ किया गया या पोलोनियम भी यूज़ किया जा सकता है, उससे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए, वो अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए या डिफ्लेक्ट हो गए या वापस पलट गए, उसे 3 नताइज निकले। सीधे गुजर गए, एटम का हिस्सा खाली है ज़्यादातर, वापस डिफ्लेक्शन शो कर रही है या स्कैटरिंग शो कर रही है कि सेंटर में कुछ ना कुछ है, और डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि वो जो सेंटर में चीज़ है वो बहुत भारी है, हैवी है। रदरफोर्ड ने उसे न्यूक्लियस का नाम दिया था। अब न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, क्योंकि सेंट्रल जो है वो पॉजिटिव है, उस ज़माने में न्यूट्रॉन तो दरियाफ्त नहीं हुए थे, इसीलिए रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही आ जाए तो न्यूक्लियस फिर पॉजिटिव ना रहता, तो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे हैं। खास दायरों का तो जिक्र नहीं किया था ऑर्बिट का, उसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऐसे ही मौजूद है, मूव कर रहे हैं। जैसे एक आम है और उसकी गुठली न्यूक्लियस समझ लें, और उसके बाहर जो पल्प है वो इलेक्ट्रॉन समझ लें। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर इस तरह मूव कर रहा है तो क्लासिकल थ्योरी कहती है एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, इसे एनर्जी एमिट करनी चाहिए और आखिरकार इसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाया, तो ये इसका फेलियर। बोहर का जो मॉडल है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट देता है।
इसकी तीन कैटेगरीज हैं। बोहर ने रेडियस की कैलकुलेशन की, एनर्जी की कैलकुलेशन की और वेव नंबर की कैलकुलेशन की। पहला जो कॉन्सेप्ट रेडियस के बारे में है वो रेडियस इनवर्स है वेलोसिटी के स्क्वायर के। इस बात का ये मतलब है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी। दूर वाले दायरों में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती है और जब रेडियस कम हो करीब वाले दायरे न्यूक्लियस से वेलोसिटी ज़्यादा होती है। और किस रेशो से कम होती है? जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, मतलब कि पहले और दूसरे दायरे में 4 टाइम का डिफरेंस आएगा, पहले और तीसरे में 9 टाइम का और पहले और चौथे में 16 टाइम का। ये स्क्वायर के हिसाब से वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे दूर जाएंगे। इसी लिहाज से आप ऐसे ही से याद रखिएगा, आर की वैल्यूज दो कैलकुलेट की गई। आर इज इक्वल टू 0.529 या मोर प्रिसाइजली आप इसे 0.53 ही लिख दीजिए। ये है एक यूनिट ऑंगस्ट्रॉम इसमें है, साथ में एन का स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर, और ये है इस यूनिट में। आज चूँकि रेडियस है और इसमें लेंथ का यूनिट लगना है, ऑंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है ये। एक तो ये वैल्यू है। दूसरी वैल्यू जो आप इसकी याद कर सकते हैं वो भी बुक में यूज़ हुई है इस चैप्टर के लास्ट में। आर की वैल्यू 0.053 आप यूज़ कर सकते हैं। 0.053 एन का स्क्वायर, ये है नैनोमीटर में, नैनोमीटर इसका यूनिट है। ठीक है, आर की ये दोनों वैल्यूज हमारे काम आएंगी कैलकुलेशन करने में। एक और जो आपने लाजमी चीज़ याद रखनी है रेडियस के बारे में, R2 माइनस R1 लेस देन R3 माइनस R2 दैट इज लेस देन R4 माइनस R3 एंड सो ऑन। मतलब कि पहले दो दायरों का जो रेडियस है ये कम है, इनमें जो डिफरेंस है, तीसरे और दूसरे का रेडियस बढ़ जाता है, चौथे और तीसरे का मज़ीद बढ़ जाता है। आम जुबान में जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस से वैसे वैसे दायरों के दरमियान फासला बढ़ता चला जाएगा। ये आपने बस तीन इंफॉर्मेशन इसमें रेडियस में याद रखनी है, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं। इसके बाद रेडियस के बाद एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, एनर्जी के लिहाज से आपने जो डिफरेंट वैल्यूज़ याद करनी है, तो पहली वैल्यू जो हमारी बुक में यूज़ हुई है, एनर्जी इज इक्वल टू -2.178 या -2.18 भी आप इसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻18 डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। यहाँ पे जी का स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन हो तो जी की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए यहाँ लिखा नहीं जाता। ये इसका यूनिट है जॉल। एक वैल्यू जो डिफरेंट यूनिट में है वो है -13.6 डिवाइड बाय एन का स्क्वायर, और साथ में जी का स्क्वायर भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हमारी बुक में यूज़ नहीं हुई, स्टिल ये आप यूनिट याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू होती है। और एक और वैल्यू जो हमारी बुक में यूज़ हुई है, E इज इक्वल टू -1313 एन का स्क्वायर डिवाइड बाय जी का स्क्वायर ऊपर किलो जॉल पर मोल। ये जो किलो जॉल पर मोल का यूनिट है ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादा चांसेस हैं कि जब भी कोई वैल्यू पूछी जाएगी इसी यूनिट में पूछी जाएगी। एक ऑर्डर याद रखिएगा एनर्जी का, E2 माइनस E1 दैट इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 दैट इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। इस बात का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप दूर वाले दायरों में जाते हैं एनर्जी का जो गैप है कम हो जाता है। पहले दो दायरों की एनर्जी का गैप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड एंड सेकंड, और ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोर्थ एंड थर्ड एंड सो ऑन। इसी लिहाज से वेव नंबर का एक फार्मूला याद रखिएगा, 1.097 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर पर मीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, n1 की वैल्यू दे दी जाए, n2 की,
n2 वो ऑर्बिट जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, n1 वो ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है। तो आप ये वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, इट रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पे जिक्र नहीं है कि कौन से एटम का। जब भी किसी एटम का जिक्र ना हो, हाइड्रोजन, हीलियम, तो आपने हाइड्रोजन ही से समझना है, क्योंकि बोहर का तमाम काम हाइड्रोजन के बारे में। हाँ, यहाँ पे जिक्र हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर जिक्र ना भी हो तो आपने इसे हाइड्रोजन ही समझना है, जब तक किसी और दूसरे एटम का जिक्र ना हो, ठीक है। इट रिलीज एनर्जी, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आप देखें कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड, और कहाँ पे आया है, फर्स्ट में। आपने एनर्जी का फार्मूला लगाना है, क्योंकि ऑप्शन किलो जॉल पर मोल में है, -1313 जी का स्क्वायर, तो अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में 1 होगा, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये पहले दायरे की एनर्जी आ गई -1313। फिर आप निकालेंगे थर्ड की, E3, -1313 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि n की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है। ये इसका आंसर आ जाएगा -145। फिर आपने निकालना है E3 माइनस E1, E3 की वैल्यू -145 माइनस -1313, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1313 पहले ले जाइए, -145, ये 1168 इसका आंसर है, किलो जॉल पर, ठीक है। इसी तरह एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ये सामने वाला पहले करते हैं एक जैसे। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे ऑर्बिट में गया, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब भी उन्होंने एटम का जिक्र नहीं किया, कौन से एटम का, कोई भी एटम मेंशन ना हो तो हाइड्रोजन ही आपने लेना है। अब आप देखें पहले से, तो पहले की एनर्जी तो हमने अभी कैलकुलेट की, -1313 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, -1313। E4 आप कैलकुलेट कर लीजिए, -1313 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, -8। E4 माइनस E1 जितना गैप आया, -82 प्लस 1313 -82 1231। इतनी एनर्जी आपके वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, 1000, 1231, 1300, 1400। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, डैश यूज क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्वांटम थ्योरी से किसने एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी इस्तेमाल की थी। प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी पेश की थी, लेकिन एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया। बोहर वो साइंटिस्ट है जिसने क्वांटम थ्योरी की मदद से एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया।